तो आज शुरू करते हैं चैप्टर 5 क्लास 9th का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। साइंस का चैप्टर है ये। दूसरे पेज पे आप देख रहे होंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए गए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। इस चैप्टर में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे आपको बता दी गई हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल की कि कैसे उसकी डिस्कवरी हुई और वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहली बात, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिंदा प्राणी है, वो सारे के सारे सेल से मिलके बने हैं। ठीक है, बगैर सेल के कुछ भी नहीं है, चाहे वो प्लांट्स लो, चाहे ह्यूमन बींग्स लो, चाहे वो कोई भी एनिमल हो। और सेल उसके अलावा बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस करने में हेल्प करती है, चाहे हमें न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना हो, चाहे हमें वेस्ट मटेरियल बाहर निकालना हो, चाहे हमें रेस्पिरेशन करना हो, चाहे बॉडी के अंदर प्रोटीन बनाना हो, ब्लड फिल्टर करना हो, कुछ भी करना बॉडी के अंदर, वो विद द हेल्प ऑफ सेल ही हम कर सकते हैं। तो सेल की डिस्कवरी कहाँ से हुई थी? सेल की डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने। उसने देखा एक छोटा सा कॉर्क जो बना था बार्क ऑफ ट्री, पेड़ की छाल से। उसके अंदर उसने ध्यान से देखा तो उसे क्या दिखा? एक पैटर्न दिखाई दिया, एक डिज़ाइन दिखाई दिया जो बिल्कुल देखने में एक हनीकॉम्ब की तरह था। हनीकॉम्ब मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी का छत्ता ध्यान से देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे से कमरे दिखाई देंगे आपको। तो वहीं से इसका नाम सेल पड़ गया। सेल एक लैटिन वर्ड है, जैसे ज़्यादातर इंग्लिश के, मैथ्स के कई सारे वर्ड जो लैटिन होते हैं, ठीक है, या ग्रीक होते हैं, उसके हिसाब से इसका नाम सेल पड़ा। उस लैटिन में उसका मतलब होता है एक छोटा कमरा, लिटल रूम। उसके अलावा एक पॉइंट और है इसमें कि एक साइंटिस्ट हैं ल्यूवन हॉक करके, जिनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। ये बोलना इतना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपके 1 मार्कर क्वेश्चन आ रहे हैं और उसमें वो ऑप्शंस में डाल सकते हैं। इस पेज पे डिस्कवरी ऑफ सेल में बाकी साइंटिस्टों के बारे में बताया उन्होंने, क्या क्या ने किस कब कब कौन कौन सी डिस्कवरी करी। ये सारी डिस्कवरी सेल डिस्कवरी से जुड़ी है। जैसे ल्यूवन हॉक का पहले बता दिया आपको कि उनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। उसके अलावा उन्होंने एक डिस्कवरी करी 1674 में। क्या किया उन्होंने? उन्होंने पॉन्ड का पानी लिया, तालाब का पानी लिया और उसको अपने माइक्रोस्कोप में देखा। उस टाइम पे माइक्रोस्कोप उतने एडवांस नहीं होते थे, तो उसमें उन्होंने देखा तो उनको छोटे छोटे से फ्री लिविंग सेल दिखाई दिए, बैक्टीरिया दिखाई दिया उनको, ठीक है, फंगी, पैरामीशियम, इस तरह के उसमें उनको कई सारे ऑर्गेनिजम्स दिखाई दिए। फिर रॉबर्ट ब्राउन के बारे में बताया। 1831 में उन्होंने पता लगाया सेल के अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है। ये सब पता लगने में इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि उस टाइम के जो माइक्रोस्कोप थे उतने पावरफुल नहीं थे। धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग उनके माइक्रोस्कोप पावरफुल होते गए और वो सेल के अंदर और चीज़ें ढूंढते चले गए। उसके अलावा अगला बताया स्लाइडन एंड शुआन। इन्होंने 1838 से 1839 तक दो चीज़ें ढूंढी। क्या? उन्होंने सेल थ्योरी बताई कि जितने भी जिंदा प्लांट्स या एनिमल्स हैं वो सब के सब सेल से बने हैं और सेल के अकॉर्डिंग ही वो आगे डेवलप होते हैं। अगले साइंटिस्ट हैं पुरकिंस। इन्होंने 1839 में एक टर्म निकाली, प्रोटोप्लाज्म, जो फ्लूइड सब्सटेंस था सेल का। अब ये होता क्या है? एक सेल होती है, सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से मालूम है। उसका न्यूक्लियस है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। पर ये फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड वो लिक्विड चीज़ है जिसमें ये सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। अगर फ्लूइड सूख जाएगा तो इन सबको रहने के लिए उनका इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा। तो ये प्रोटोप्लाज्म कहाँ से निकाला उन्होंने? लोगों को मालूम तो था कि ये साइटोप्लाज्म है। जब हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो ये भी एक तरह का फ्लूइड है, उसी फ्लूइड की बात कर रहे हैं। पर इसके अंदर हम न्यूक्लियस को नहीं जोड़ते हैं। पर जो ये प्रोटोप्लाज्म है इसके अंदर फ्लूइड भी आ जाता है और साथ में आपका न्यूक्लियस भी आ जाता है। फिर वर्चो के बारे में बता रहे हैं। 1855 में उन्होंने सेल थ्योरी को और डिटेल में बताया। देखो, पहले सेल थ्योरी किसने बताई? श्लाइडन और शॉन ने। पर उसको डिटेल में और कौन लेके गया? वर्चू, 1855 में, जहाँ पे उन्होंने बोला कि जितनी भी हमारे अंदर सेल्स बन रही हैं या आगे बनेंगी वो पुरानी जो सेल्स थी उन्हीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। पुरानी सेल्स ही आगे और सेल्स को डेवलप करती हैं, उनकी डिफरेंट सेल्स बनाती है। ये नहीं है कि जो वाइट ब्लड सेल होगी वो वाइट ब्लड सेल ही बनाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्टार्टिंग जब इंसान पैदा होता है तो वो एक स्पर्म सेल होती है और एक ओव्यूम सेल होती है, दोनों फ्यूज़ होती हैं। उसके अलावा उसके उनके अंदर और कोई सेल्स नहीं होती, वही धीरे धीरे आगे डेवलप करती हैं और सेल्स को। बाद में उसमें नर्व सेल आ रही है, ब्लड सेल्स बन रही है, वाइट ब्लड, रेड ब्लड सेल्स बन रही हैं, कई तरह की सेल्स बन रही है, फैट सेल्स बनती हैं बाद में। इस पे बात कर रहे हैं ये माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप उस ज़माने का जो होता था उसके अंदर सिर्फ तीन ही चीज़ होती थी। एक आई पीस होता था, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता था और एक कंडेंसर होता था। आई पीस हो गया जिसमें आप देखते थे, लेंस आपके लिए जूम करता था और कंडेंसर उसकी पावर बढ़ाता था। पर ज़्यादा पावर भी नहीं बढ़ा पाता था क्योंकि आप देख रहे हैं एक
प्याज के छिलके को भी ज़्यादा जूम करके नहीं दिखा पा रहा, ये सिर्फ दिखा पा रहा है कि उसके अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं, हनीकॉम डिज़ाइन में, लिटिल रूम जिसे बोलते हैं। तो जब इनको कोई प्लांट सेल को देखना होता था, किसी प्लांट की पत्ती तोड़ ली या किसी फ्रूट को ले लिया, ठीक है, उसको उस माइक्रोस्कोप के अंदर डाला, तो पहले उसके ऊपर उनको सेफ्रानिन एक केमिकल है वो डालना पड़ता था। तो जब भी प्लांट सेल कोई उन्हें देखनी है तो उसके लिए पहले उनको सेफ्रानिन डालना पड़ेगा। और कोई एनिमल सेल देखनी है, ह्यूमन की कोई सेल देखनी है, तो उसको पहले मैथिलीन ब्लू उसके ऊपर डालना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पेज पे हम बात करते हैं फीचर ऑफ सेल्स की। सेल्स की खासियतें क्या क्या है। पहला पॉइंट, जो सेल है जैसे कि उसका साइज़ अलग होता है, उसका शेप अलग होता है, उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। तो नेक्स्ट पेज पे आपको डायग्राम बताया गया है, उसमें आप देख लोगे कि नर्व सेल कैसे अलग होती है, फैट सेल कैसे होती है, ठीक है। अब जैसे ओनियन पील थी और ह्यूमन बॉडी के अंदर अलग अलग तरह की सेल्स हैं, तो उसी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। मेनली जो आपकी टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, जैसे ओनियन सेल होगी, स्मूथ सेल होगी, ब्लड सेल होगी, बोन सेल होगी, फैट सेल होगी, नर्व सेल होगी, ओव्यूम हो गया, स्पर्म हो गया, ये अलग अलग टाइप की सेल्स हैं। तो ये अलग अलग टाइप की इसलिए हैं क्योंकि इनके फंक्शन अलग हैं। तो हर सेल का अपना अलग फंक्शन है, इसलिए अलग सेल है। अमीबा की बात करें, जिसको हम सिंगल सेल एनिमल भी बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक ही सेल है, पूरे ऑर्गेनिज्म उस एक ही सेल से बना है। उसके अलावा क्लेमिडोमोनास हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब सिंगल सेल हैं। इनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। दूसरी तरफ जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, फंगी हो गया या फंजाई हो गया, कुछ लोग फंजाई भी बोलते हैं, प्लांट्स हो गए, इनके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं, ठीक है, एक सिंगल बॉडी के अंदर। क्यों? क्योंकि उनको डिफरेंट फंक्शंस करने होते हैं। जैसे इंसानों की बात करें तो वाइट ब्लड सेल अलग काम करती हैं, रेड ब्लड सेल अलग काम करती हैं, फैट सेल अलग है, बोन सेल अलग है, ठीक है। सारी सेल्स बनती हैं बॉडी में बेसिकली। जो बोन मैरो होती है, आपकी थाई वाली हड्डी हो गई, उसके अंदर बोन मैरो पाई जाती है, वहाँ पे आपकी सारी सेल्स बनती हैं। हाँ, सारी सेल्स के अंदर कुछ कॉमन बातें होती हैं। सारी सेल्स के अंदर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा और साइटोप्लाज्म मिलेगा, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी की पूरी सेल का जो आउटर कवर हो गया वो हो गया, न्यूक्लियस उसके बिल्कुल मेन पार्ट हो गया अंदर का, और साइटोप्लाज्म आपको बताया था एक लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, जिसके अंदर आपकी सारी इसके सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनल्स के बारे में और थोड़ा सा आगे बात करेंगे। फिर बात कर रहे हैं शेप और साइज ऑफ सेल्स की। शेप और साइज में क्या है कि सेल्स के डिज़ाइन अलग हैं उन, क्योंकि उनका वर्क अलग है, जैसे उनके फंक्शन है वैसे उनके डिज़ाइन है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, या जिसको सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, उसके अलावा इसका नाम है सेलेक्टिव प्रीमेबल मेम्ब्रेन। इसका मेन काम क्या है? इसका काम है कि उसके सेल के अंदर से कुछ चीज़ों को बाहर नहीं जाने देना और बाहर से कुछ चीज़ों को अंदर नहीं आने देना। जो काम की चीज़ें सिर्फ उनको ही अंदर लेना, और जो अंदर काम की चीज़ नहीं है सिर्फ उसी को बाहर निकालना। तो ये हेल्प कैसे करता है? ये करता है डिफ्यूजन और ओजमोसिस के तरीके से। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब होता है सब्सटेंस का मूवमेंट, जिसमें जो सब्सटेंस है वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ बढ़ता है। अगले पेज पे डायग्राम में आपको दिखाया है हाई कंसनट्रेशन, ये तो आप कहीं भी देख लेंगे। जैसे जो हमारा बलून होता है जिसे हम फुलाते हैं मुंह से, वो फूलता क्यों है? क्योंकि हमारे मुंह में हाई कंसनट्रेशन ऑफ एयर होती है और उसके अंदर लो कंसनट्रेशन ऑफ एयर होती है। हम उसको भर सकते हैं। पर वहीं अगर हम उसे अपने साइकिल के टायर से या कार के टायर से या बाइक के टायर से कंपेयर करें, तो उसके अंदर हम हवा भरने जाएंगे तो हमारे मुंह से उसमें हवा नहीं जाएगी, क्योंकि उसके अंदर पहले से हाई कंसनट्रेशन एयर होती है और हमारे मुंह के अंदर उतनी हाई कंसनट्रेशन एयर नहीं होती। तो उसके मुकाबले में लो कंसनट्रेशन एयर हमारे मुंह के अंदर होती है। तो जहाँ पे भी हाई कंसनट्रेशन होगा तो वो ट्रैवल करेगा किसकी तरफ? लो कंसनट्रेशन की तरफ। इसी को डिफ्यूजन बोलते हैं। ओजमोसिस। ओजमोसिस क्या होता है? ओजमोसिस एक रास्ता है पानी के लिए। यहाँ से भी वो हाई वाटर कंसनट्रेशन पास होगा किसकी तरफ? लो वाटर कंसनट्रेशन की तरफ। कौन हेल्प करेगा? सेलेक्टिव प्रीमेबल मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो पिछले पेज पे आपने डिफ्यूज़न और ओजमोसिस का डायग्राम देख लिया होगा, तो उसी का पार्ट अब ये नेक्स्ट पेज आ गया। इसमें क्या है, आपको हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बता रहे हैं। ये सॉल्यूशन है क्या? बेसिकली ये पिछले वाले बात को ही दोबारा
बता रहे हैं। इसके अंदर ये 3 केस हैं। हाइपोटोनिक में क्या बता रहे हैं कि जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब लिक्विड हो गया, अगर उसके अंदर हम किसी सेल को डालें तो जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है उसके अंदर हाई कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, वाटर का हाई कंसंट्रेशन होगा, तो सेल के अंदर लो कंसंट्रेशन होगा। तो इसके मुताबिक क्या होगा, जो सेल होगा जितना भी वाटर होगा उस सॉल्यूशन के अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और उसको एब्जॉर्ब करने से क्या है, वो स्वेल हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, फूल जाएगा। तो हाइपोटोनिक के अंदर क्या होता है कि जो हाई कंसंट्रेशन वाटर होता है वो सारा ट्रांसफ़र हो जाता है सेल के अंदर, जिसकी वजह से वो स्वेल हो जाता है। फिर हाइपरटोनिक की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो सॉल्यूशन होता है वो लो वाटर कंसंट्रेशन का होता है, तो जो सेल के अंदर वाटर होता है वो सारा का सारा बाहर निकाल देता है। इसमें सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन है, पर जो लिक्विड है, जो सॉल्यूशन है, उसके अंदर लो कंसंट्रेशन है, तो हाई से लो की तरफ जाता है, तो सेल सारा पानी छोड़ देता है और वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तीसरा जो है वो है आइसोटोनिक। इसके अंदर दोनों के अंदर सेम बराबर लेवल का कंसंट्रेशन होता है वाटर का, ना तो सॉल्यूशन में ज़्यादा है ना तो सेल में ज़्यादा है। तो जो सेल है वो बिल्कुल अपने एग्जैक्ट साइज सेम का रहता है, ना तो वो पानी एब्जॉर्ब कर रहा है ना वो पानी को रिलीज कर रहा है, तो जो उसका साइज है वो बिल्कुल सेम रहेगा। जब सेल पानी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, ड्रिंक करेगा, तो उसको बोल देंगे एंडोस्मोसिस, और जब वो पानी को रिलीज करेगा, बेसिकली ओमिशन ऑफ वाटर करेगा, तो उसको बोलेंगे एक्समोसिस। उसके अलावा वो सिर्फ पानी के साथ ये नहीं करता, वो अपने खाने के साथ भी करता है। ये भी सारी बातें ये अमीबा के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि उसकी एक ही सेल होती है ना, प्री मेम्ब्रेन वाली मेम्ब्रेन। तो जो ये खाना खाएगा, जब ये खाना खाएगा तो उसको बोलेंगे एंडोसाइटिसिस, और जब ये खाने को बाहर निकालेगा, जो वेस्ट होगा, जो उसके काम का नहीं होगा, उसको बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। तो पूरा जो प्रोसेस है वो एंडोसाइटिस एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, और उस खाने को बाहर निकाल रहा है, तो उसको बोलेंगे एक्सोसाइटिस। तो हम बात करते हैं अब सेल वॉल के बारे में, कि सेल वॉल क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। ये तो हमें पता है, प्लांट सेल के बाहर की तरफ जो लेयर होती है, जो सबसे मेन उनकी बाउंड्री होती है, उसको सेल वॉल बोला जाता है। ये बनी होती है एक सेलुलोज से, जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। ये प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है, ताकि प्लांट्स बिल्कुल सीधे सीधे ऊपर तक खड़े हो सकें, एक पेड़ बन सकें। फिर प्लाज्मोसिस के बारे में बता रहे हैं, जिसमें जो ये लिविंग प्लांट सेल्स होती हैं ये पानी को छोड़ती हैं। जैसे अमीबा में तो एंडोसाइटिसिस, ठीक है, एक्सोसाइटिसिस या ओस्मोसिस, ठीक है, पानी और खाने के लिए अलग अलग वो हैं। तब ये प्लांट्स के बारे में बता रहे हैं। तो जो प्लाज्मोसिस है, इसमें ये पानी को कैसे छोड़ते हैं, ओस्मोसिस के थ्रू। तो इनके अंदर भी जो सेल्स हैं वो या तो स्वेल होती हैं या वो श्रिंक होती हैं, तो इसमें बता रखा है। तो जब ये पानी को छोड़ते हैं, छोड़ने वाली बात पहले बता रहे हैं, तो जो सेल्स हैं वो श्रिंक हो जाती हैं या कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, मतलब सिकुड़ना, वो सेल वॉल से दूर हो जाती हैं। फिर प्लांट, फंगी और बैक्टीरिया बता रहे हैं कि एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं कि अगर इनकी सेल वॉल ना हो तो ये बस्ट हो जाएंगे, ये ख़राब हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो इनको सेल वॉल इनको ज़िंदा रखती है, इसके बगैर ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस के अंदर बाहर की तरफ एक डबल लेयर होती है, ठीक है, जो उसको बचाती है बाहर की चीज़ों से, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ताकि खाने की चीज़ें अंदर आ सकें, जो फालतू चीज़ें उन्हें बाहर निकाल सकें। उसके अलावा इसका इंपॉर्टेंट रोल है किस चीज़ में, रिप्रोडक्शन एंड सेल डेवलपमेंट में। सेल्स को बनाता है और उन्हें डेवलप करता है। साथ में इसके अंदर क्रोमोजोम्स भी होते हैं, जो क्या इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखते हैं। कौन सी इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन जो पेरेंट्स से बच्चों की तरफ ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। और डीएनए की फुल फॉर्म बता रखी है आपको, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। साथ में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। इस डीएनए को हम अदर नाम से भी जानते हैं, जिसमें इसे जीन्स बोलते हैं। सेल जो होती है वो एक धागे जैसी स्ट्रक्चर से निकली होती है, उसकी छोटी सी पूंछ होती है, जो बना होता है क्रोमोटीन से। क्रोमोटीन भी क्रोमोजोम्स बनाने में हेल्प करती है। जो बैक्टीरिया हैं, ठीक है, जिनके अंदर न्यूक्लियर रीजन नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, जिनके अंदर न्यूक्लियोइड होता है, वो बैक्टीरिया जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, उनके अंदर न्यूक्लियोइड होता है। उसके अलावा कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो उनको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, और जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उन्हें यूकैरियोट्स बोलते हैं।
तो अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म आपको पहले ही बताया था, ये एक फ्लूइड होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। इसके अंदर खास तरह के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ होते हैं। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर तो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती नहीं है। जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन उनको पकड़ के रखती है। कई सारे जो वायरस होते हैं, जैसे कोरोना वायरस हो गया और भी कई तरह के वायरस हो गए, बर्ड फ्लू हो गया, इनके अंदर भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, तो ये इतने अच्छे से वर्क नहीं करते हैं। पर जैसे ये किसी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होंगे, जैसे कोरोना वायरस भी होता है तो उसके बारे में बताया, जैसे हमारी बॉडी के अंदर आता है वो, हम उससे अफेक्ट होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसको खाने के लिए चीज़ें नहीं मिलती। पर जैसे ही वो हमारे अंदर आएगा उसको एनर्जी मिलेगी, उसको खाना मिलेगा, तो वो अपने आप को फटाफट मल्टीप्लाई करता जाएगा और बढ़ाता जाएगा हमारी बॉडी के अंदर अपने आप को, और हमें बहुत ज़्यादा अफेक्टेड कर देगा। अब सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? जैसे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन हैं? लीवर हो गया, स्टमक हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया। तो उसी तरह सेल के अंदर भी खुद के ऑर्गन्स होते हैं जिनको सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, चाहे वो मेम्ब्रेन के अंदर हो चाहे बाहर की तरफ हो। उनके अपने अलग फंक्शन है, अलग स्ट्रक्चर है। तो फॉर एग्जांपल कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं? जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, जिसे शॉर्ट में ER भी बोलते हैं। फिर गोल्गी एपरेटस हो गया, लाइजोम्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड्स हो गया, वैक्यूल्स हो गया। अब इन सब के बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। तो सेल ऑर्गेनल्स के पहले पार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हैं। ये काफ़ी बड़ा नेटवर्क होता है ट्यूब और शीट्स का। ये दो तरह के से मिलके बना होता है। पहला होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये थोड़ा रफ दिखता है, मतलब खुरदुरा है, प्लेन नहीं है। इसमें राइबोसम्स जुड़े होते हैं। राइबोसम का काम क्या होता है? प्रोटीन को बनाने का। ये स्मूथ होता है, ये बिल्कुल प्लेन है। इसका काम क्या है? फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स को बनाना। तो ध्यान रखिएगा, में प्रोटीन बनते हैं और में फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स। ये प्रोटीन और लिपिड हेल्प क्या करते हैं? ये सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो जो है उसके अंदर आपके क्या बन रहे हैं? प्रोटीन बन रहा है और लिपिड्स बन रहे हैं, जो हेल्प कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए, जिसे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस भी बोलते हैं। साथ में एक चैनल प्रोवाइड करवाता है चीज़ों को इधर से उधर भेजने के लिए साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म। जो काम की चीज़ है वो न्यूक्लियस तक जाएगी, जो बेकार चीज़ है वो न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगी। तो एक तरह का रास्ता प्रोवाइड करवा रहा है। उसके अलावा लीवर के अंदर का एक बहुत अपना महत्वपूर्ण रोल है। क्या? कि जो भी हम पॉइजन या ड्रग्स हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो उसको डिटॉक्सीफाई करता है, उसको साफ़ करता है हमारी बॉडी को हार्म करने से पहले। ड्रग्स और पॉइजन को साफ़ कर देता है हमारी बॉडी में आने से पहले। सेकंड पॉइंट जो आता है सेल ऑर्गेनल्स में वो है गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस का डिस्कवरी किसने करी थी? कैमिलो गोल्गी नाम से, तो इसका इसलिए नाम गोल्गी एपरेटस पड़ा है। ये एक सिस्टम है मेम्ब्रेन्स का। इसके अंदर बहुत सारे बॉन्ड वेसिकल्स होते हैं जिनको सिस्टन्स भी बोला जाता है, तो 1 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो गोल्गी एपरेटस के अंदर वेसिकल्स होते हैं उनको सिस्टन बोला जाता है। अब इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है? इस चीज़ों को स्टोर करता है, उनको मॉडिफाई करता है और जहाँ भेजना है उसको ट्रांसफ़र कर देता है। बिल्कुल अमेज़ॉन की तरह काम कर रहा है। पहले स्टोर कर रहा है, उसको पैक कर रहा है और कुछ चेंज करना है, चेंज कर रहा है एड्रेस में, और फिर उसको आगे भेज देता है। मतलब इसका ट्रांसपोर्ट का काम है। उसके अलावा क्या करता है? ये सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाता है। ठीक है, चेंज करता है सिंपल शुगर को किसमें? कॉम्प्लेक्स शुगर में। उसके अलावा ये लाइजोम्स बनाने में भी हेल्प करता है। अब ये लाइजोम्स क्या है वो हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। लाइजोम्स की बात करते हैं। लाइजोम्स जो होते हैं ये छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं, ये सब सेल के अंदर ही होते हैं। लाइजोम्स के अंदर होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, एक तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम है जो चीज़ों को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ये सिंगल मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, बाकियों की तरह नहीं जिसमें काफ़ी सारी मेम्ब्रेन्स होती है। उसके अलावा इसका दूसरा नाम है सुसाइडल बैग या डाइजेस्टिव बैग।
और साथ में ये जितनी भी सेल के अंदर वेस्ट है प्रोडक्ट है उनको हटाने में हेल्प करता है। जो भी सेल डैमेज है, ठीक है, या वीक है, तो ये उसके साथ जुड़ के डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए इसका नाम सुसाइडल बैग है। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। पूरी सेल में जो पावर प्रोवाइड करवाता है माइटोकॉन्ड्रिया कराता है। कैसे? ये रिलीज करता है एटीपी मॉलिक्यूल्स। एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो सेल के अंदर जितनी भी एनर्जी आ रही है वो एटीपी के थ्रू आ रही है, इसलिए इसे एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पे भी डबल मेम्ब्रेन होती है, जैसे ईआर पे थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका अपना खुद का डीएनए होता है, इसमें राइबोसोम्स भी होते हैं जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। सेम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला, उसमें भी राइबोसोम्स होते हैं, वो भी डीएनए बनाता है, वो भी प्रोटीन बनाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और ईआर दोनों में ये दोनों पॉइंट्स सेम है, डबल मेम्ब्रेन वाला भी और प्रोटीन बनाने वाला भी। तो अब बात करें प्लास्टिड की। प्लास्टिड पाए जाते हैं प्लांट सेल के अंदर, जो प्लांट सेल होगी उसी के अंदर। तो इसका काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्या, जो प्लास्टिड के अंदर न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स होती हैं उनको बोला जाता है स्ट्रोमा। तो एक नंबर में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके साथ साथ जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए, सेम टू सेम प्लास्टिड के अंदर भी खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है प्रोटीन बनाने के लिए। प्लास्टिड 3 तरह के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। ये खाने को स्टोर करता है, किसकी फॉर्म में? स्टार्च, प्रोटीन और फैट। फिर आता है क्रोमोप्लास्ट। इसे कलरफुल होता है, इसका कलर कैसा होता है? रेड, ऑरेंज, येलो, पर ये ग्रीन कलर का नहीं होता। जो ग्रीन होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट। ये हम पढ़ चुके हैं कई बार, क्लोरोप्लास्ट लीफ में पाया जाता है, जिसकी वजह से वो ग्रीन कलर की होती है। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है ग्रीन कलर का होता है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल होती है। ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और हेल्प करता है क्या? प्लांट्स को करने के लिए फोटोसिंथेसिस। सेल ऑर्गेनल्स का आखिरी पॉइंट, वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स का काम क्या होता है? ये स्टोरेज सैक्स की तरह काम करते हैं, मतलब ये चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो। जैसे अमीनो एसिड, शुगर्स हो गए, ऑर्गेनिक एसिड हो गए, या प्रोटीन हो गया। उसके अलावा इनके अंदर भी लार्ज वैक्यूल्स पाए जाते हैं एनिमल सेल के मुकाबले, मतलब ये भी प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, एनिमल्स में नहीं पाए जाते। पाए जाएंगे तो उनसे बड़ा साइज़ होगा प्लांट के अंदर। प्लांट सेल्स के अंदर बड़े वैक्यूल्स हैं एनिमल सेल के मुकाबले, ऐसा कहा जा सकता है। उसके अलावा ये टर्गिडिटी एंड रिजिडिटी। रिजिडिटी तो पता है, खुरदरापन, पर टर्गिडिटी मतलब ये खाने को स्टोर करते हैं। जैसे बोरी होती है, जब तक उसके अंदर कोई सामान नहीं है तो बिल्कुल पतली सी है, पर जब उस बोरी के अंदर आप सामान भरना स्टार्ट करोगे तो वो फूल जाएगी। तो टर्गिडिटी का मतलब होता है फूल जाना, स्वेल हो जाना, मोटा हो जाना। अमीबा के अंदर वैक्यूल्स होते हैं जिसमें वो फूड को रखता है, इसलिए उनको फूड वैक्यूल्स ही बोला जाता है। साथ में ये जो एक्स्ट्रा पानी उनकी बॉडी के अंदर आ गया है या वेस्ट प्रोडक्ट आ गया है तो उसको भी बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। थैंक यू।